16 फरवरी 1995। 8 साल की पूजा अपने घर वालों के साथ घर से बाहर गई एक बारात को निकलता हुआ देखने। बारात के निकलने के बाद पूजा गायब थी और वो अपने घर वालों को नहीं मिली। पूजा के गायब होने के 9 दिन बाद 25 फरवरी को एक सरसों के खेत के अंदर एक झोपड़ी में पूजा की सड़ी गली लाश बरामद हुई। वो महज 8 साल की थी। कुछ सूत्रों के हिसाब से पूजा का शव एक नाले से बरामद हुआ था और कुछ से नहीं। पूजा के पिता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करते थे, इसीलिए पुलिस पर पूजा के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढने का बहुत ज्यादा दबाव था। पुलिस ने राजकुमार उर्फ राजा नाम के व्यक्ति को पूजा के कातिल के तौर पर पकड़ा और पुलिस का कहना था कि राजकुमार उर्फ राजा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। राजकुमार के पुलिस की हिरासत में होने के दौरान 11 जुलाई 1995 की रात को अपने घर के बाहर अपने चाचा और दादी के साथ सो रही 7 साल की शीतल गायब हो गई। शीतल की माँ और 2 भाई छत पर सो रहे थे और जब माँ रात को 3 बजे उठी तो उन्हें शीतल दिखाई नहीं दी। शीतल के पिता सीआरपीएफ में नौकरी करते थे। 2 दिन बाद 14 जुलाई 1995 को एक मैदान में शीतल की अधरंगी लाश बरामद हुई। लाश की जांच में खुलासा हुआ कि शीतल की हत्या से पहले उसका बलात्कार हुआ था। इस वाकये के 2 महीने बाद 11 सितंबर 1995 को 5 से 6 साल की करुणा उर्फ कुकी, जो कि अपने नेहरू नगर के घर के पास की एक दुकान पे नमक खरीदने गई थी, वो कभी लौटी ही नहीं। अगले दिन 12 सितंबर 1995 को परनाला गांव के एक खेत में उसकी लाश बरामद हुई। अब इस तीसरे मामले के बाद पुलिस एक सीरियल किलर की तलाश में लग गई। अदालती कार्रवाई के बाद राजकुमार और राजा को निर्दोष मान लिया गया और गिरफ्तारी के 18 महीने बाद बरी कर दिया गया। तीसरे वाक़ये से 1 महीने बाद 14 अक्टूबर 1995 को जोनी की मां को दोपहर 2:10 पे लगा कि जोनी अपने चाचा के साथ गई है। दोपहर 2:30 बजे जब जोनी के चाचा वापस लौटे तो उन्होंने बताया कि वो जोनी को बाहर ही खेलता छोड़ के गए थे। बहुत ढूंढने के बाद भी जब जोनी नहीं मिली तो जोनी की मां ने 9:15 पे पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई। अगले दिन दोपहर 2 बजे जोनी का शव बरामद हुआ। जोनी 6 साल की थी। अब इस चौथे मामले के बाद बहादुरगढ़ की जनता भड़की हुई थी और उन लोगों ने पहली बार प्रदर्शन किया और धरने दिए ताकि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। 4 जनवरी 1996, 5 साल की पिंकी इस मामले की 5वीं पीड़िता। वो पहली ऐसी शिकार बनी जो कि जीवित बच गई। 9 जनवरी 1996, 5वें मामले के 5 दिन बाद 6 साल की श्वेता और स्वीटी को खेलते हुए एक साइकिल पे शॉल पहना हुआ आदमी अगवा कर लेता है। 10 जनवरी 1996, अगले ही दिन श्वेता का शव परनाला से बरामद होता है। इन 2 मामलों का 5 दिन के अंदर अंदर होना बहादुरगढ़ की जनता को भड़का देता है। जनता ने कई धरने दिए, प्रदर्शन किए और बांध बना लिए ताकि बहादुरगढ़ के डीजीपी और एसपी बहादुरगढ़ में ही रहें और इस तहकीकात पे खुद निगरानी रखें। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को भी शामिल कर लिया क्योंकि हत्यारे की अब तक की चालों से ये अंदाजा लगाया गया कि वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के आसपास रहता है। दिल्ली पुलिस ने राम बाबू नाम के दिमागी तौर पर कमजोर व्यक्ति को गिरफ्तार किया और बहादुरगढ़ बेबी किलर के नाम पे रखा 50,000 का इनाम भी पा लिया। दिल्ली पुलिस ने राम बाबू को नागलोई के पास दिल्ली रोहतक रोड के एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया था। इस मामले में एकदम गवार पुलिस के हिसाब से पूछताछ के दौरान राम बाबू मुस्कुराए जा रहा था और अपने करतूतों के लिए बिल्कुल पछतावा नहीं दिखा रहा था। राम बाबू ने 70 औरतों की हत्या कबूल की, पर राम बाबू ने कुछ भी अपने आप से कबूल नहीं किया। वो बस पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा था और उनकी बातों में हाँ मिलाए जा रहा था। साथ ही में पुलिस का कहना था कि राम बाबू शवों को ठिकाने लगाने की बात इतनी आराम से कर रहा था कि उस पर विश्वास करना मुश्किल था। पुलिस के हिसाब से राम बाबू अश्लील गाने गा रहा था और संभोग के बारे में बातें किए जा रहा था और एक अभिनेत्री के जिक्र मात्र से ही वो जोर जोर से मुस्कुराने लगता और अश्लील और दोहरे अर्थ की बातें करने लगता। और पुलिस के हिसाब से ये सब काफी था ये साबित करने के लिए कि वो ही बहादुरगढ़ का बेबी किलर है। एक मनोविज्ञानी की सलाह लेने के बाद उन्हें पता चला कि संभोग और दोहरे अर्थ की बातें करने से या संभोग की कपोल कल्पना करने से व्यक्ति के यौन हमले की संभावना कम हो जाती है। राम बाबू 30 महीनों तक जेल में रहा, जिसके बाद उसके सर में ईंट मार मार कर जेल में उसकी हत्या कर दी गई और बच्चियों की अगवाही, बलात्कार और हत्याएं जारी रही। 12 जून 1996 को सलमा उर्फ जन्नो अपने घर के सामने सोते हुए अगवा कर ली गई। 4 बजे जब जन्नो के पिता सलमुद्दीन उठे तो उन्हें सलमा गायब मिली। बाद में सलमा का शव एक नाले से बरामद हुआ। 14 मार्च 1997, 5 से 6 साल की शांति, जो कि एक नेपाली वॉचमैन की बेटी थी, जो कि एक गोडाउन में काम कर रहे थे, अपने घर से गायब हो गई। अगले दिन 15 मार्च 1997 की सुबह उसका शव परनाला पौंड से बरामद हुआ। 21 जून 1997, 7 साल की मंजू का बलात्कार और हत्या हुई 22 जून को।
नौवीं पीड़िता मंजू की अगवाई और हत्या के कुछ हफ्तों बाद 10 जुलाई को पुलिस ने बेगूसराय बिहार के रहने वाले शंकर कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के हिसाब से शंकर ने बहादुरगढ़ के सुभाष नगर से एक बच्ची को अगवा करने की कोशिश की थी और पुलिस का यह भी कहना था कि शंकर कुमार ने नौवीं पीड़िता मंजू की हत्या करना कबूल कर लिया था। अक्टूबर 1997 9 साल की कोमल उर्फ किंती का नंगा शव 8 अक्टूबर 1997 को बरामद हुआ। कोमल की हत्या के बाद बहादुरगढ़ में लगभग दंगे हो ही गए थे और उस हो सकते दंगे को रोकने के लिए पुलिस ने दंगाइयों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से 2 जवान व्यक्तियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इस सब के बाद ये केस सीआईडी को दे दिया गया और उस जगह में पुलिस की बाहरी तैनाती के चलते 11 महीनों तक कोई बच्ची गायब नहीं हुई। 6 सितंबर 1998 9 साल की आरती अपने घर के बाहर सोते हुए अगवा कर ली गई। एक नाले के पास उसका बलात्कार हुआ, जिसके बाद गला घोट के उसकी हत्या हुई। आरती के पिता उस रात विजिल का फैक्ट्री में काम कर रहे थे और रात के 3 बजे उनके बेटे ने उनको फैक्ट्री में जाके बताया कि आरती घर से गायब है। आरती के घर वालों ने पुलिस को खबर करी और 3 दिन बाद 9 सितंबर 1998 को एक खाली जमीन के टुकड़े में आरती का शव बरामद हुआ। 19 नवंबर 1998 6 साल की सोमानी अपने पिता की चाय की दुकान से आते हुए एक चप्पल के कारखाने के सामने अगवा हुई। उसका 2 बार बलात्कार हुआ, जिसके बाद उसे मरने के लिए जमीन के एक खाली टुकड़े पर छोड़ दिया गया और वो रोती हुई एक पास ही से गुजरने वाले उम्मीद सिंह को मिल गई, जो उसे पुलिस के पास ले गए। सोमानी ने पुलिस को उसके बलात्कारी का घर बताया और वहां पहुंचकर बलात्कारी के भाई ने बताया कि वो कहाँ काम करता है। बलात्कारी सतीश को उसी टीन के कारखाने से गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें वो काम करता था। उस समय सतीश की उम्र 25 साल थी। सतीश ने 14 बच्चियों के बलात्कार का जुर्म कबूल किया। सतीश का बयान और सारी बच्चियों के शवों और अगवाई की जानकारी मेल खाती थी। सतीश ने बताया कि पहली पीड़िता पूजा से पहले उसने एक और बच्ची को अगवा किया और उसका बलात्कार करके एक गेहूं के खेत में छोड़ दिया। साथ ही में दूसरी और तीसरी पीड़िताओं के बीच में उसने एक बच्ची को रामलीला से अगवा किया और परनाला में उसका बलात्कार करने की कोशिश की। साथ ही में सतीश ने यह भी बताया कि 11वीं पीड़िता आरती को उसके घर के बाहर से अगवा करने के बाद उसे बहुत बुरा लगा और पछतावा हुआ। वो आरती के घर वापस गया, वहीं सो रही एक महिला को उठा के उनसे माफी मांगने, पर वहां पहुंच के उसे इतना डर लगा कि वो पछतावा महसूस ही नहीं कर पाया। पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक के डॉक्टर राजीव गुप्ता ने सतीश का 13 दिन तक निरीक्षण किया, जिसके बाद उनका कहना था कि सतीश साइकोटिक नहीं है, पर उसकी पर्सनालिटी न्यूरोटिक टाइप की है। सतीश ने 14 गुनाह कबूल किए थे और मजिस्ट्रेट ने माना कि उसका कबूलनामा मान्य है। उसके बाद सतीश अपनी बातों से मुकर भी गया था, पर उसे 12 बलात्कार और 10 हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया सबूतों के तौर पे। सतीश को उम्र कैद की सजा मिली। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार की मौत की सजा की विनती खारिज कर दी, ये कह के कि सतीश का गुनाह मौत की सजा के मापदंड पर नहीं खड़ा उतरता। मौत की सजा देने के लिए गुनहगार का गुनाह दुर्लभ में भी दुर्लभ होना चाहिए। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस से वो 50,000 का इनाम वापस ले लिया और उसे सोमानी को दे दिया।